जो ही है। सीरियसली, सीरियसली बेटा। ऑलराइट, ठीक है। ओके, लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। एंजल चौहान, गुड इवनिंग। Good evening, sir. Good evening, sir. और जो असाइनमेंट शेयर किया था, प्लीज सब लोग सॉल्व करिए। 10 क्वेश्चन ही है, अपने स्केड्यूल में से टाइम निकाल के 10 क्वेश्चन कर लीजिए एंड प्लीज गिव इट बैक टू मी। सो नाउ लेट मी, बजाय मुस्कान बोलिए। सर मुझे असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ में डाउट था। कौन से वाले? अच्छा, कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट था? यस मुस्कान, यही सर। कह रहे ना आप? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, रुक जाओ, क्लास के बाद देख लेते हैं क्या डाउट है, वो कर लेते, रिजॉल्व कर लेते हैं। चलो, पहले आज का चैप्टर हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, और द पोर्शन इज वेरी सिंपल, सो लेट्स क्विकली कवर दिस अप एंड देन वी कैन सॉल्व सम क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर आपके जिसमें क्वेश्चन में डाउट है वो भी आप यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं। सो अभी आज के क्लास में हम पढ़ेंगे समथिंग इन टर्म्स ऑफ द जेनेटिक कोड एंड टीआरएनए। तो ये वाली कहानी आज के क्लास में चलेगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज समझना कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे जेनेटिक कोड के बारे में, सो एक चीज आप लोग समझो कि अभी तक हमने पढ़ा था हमारे यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन। सो वी हैव डिस्कस अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन इज समथिंग वी हैव डिस्कस्ड, राइट। ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। अब जब आप डीएनए रेप्लिकेशन आप यहाँ पे सीख रहे थे, समझ रहे थे, तो आपने ये देखा था कि यहाँ पे हम न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं। बेसिकली वी आर यूजिंग द न्यूक्लिक एसिड। हम न्यूक्लिक एसिड को यूज करके हम एक और न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं। सो वी आर यूजिंग द न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म वन मोर न्यूक्लिक एसिड। इसमें से यूज करके हम एक और न्यूक्लिक एसिड हमारे यहाँ पे बना के देते हैं हम आपको, राइट। उसी तरीके से जब हमने बात किया था, मैंने डिस्कस समथिंग अबाउट योर ट्रांसक्रिप्शन। जब हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा था, तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर भी हम कुछ बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं कर रहे थे। यहाँ पे भी आप क्या कर रहे थे, एक न्यूक्लियोटाइड ही था सीक्वेंस जिसको हम डिकोड कर रहे थे, उसका हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना रहे थे। सो अगेन आई वाज डूइंग ऑलमोस्ट द सेम थिंग। यहाँ पे भी मैं एक न्यूक्लिक एसिड को देख रहा था और उसको यूज करके मैं एक और अपना न्यूक्लिक एसिड बना के रख रहा था आपके सामने। तो डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में काफी चीजें आपकी सेम सेम ही है। आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग आप कर लेते हो और आप अपना एक प्रोडक्ट आप बना लेते हो यहाँ पे, राइट। सो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड में से आप न्यूक्लिक एसिड ही यहाँ पे बना रहे होते हो, राइट। सो आई कैन इवन से दैट यू आर यूजिंग न्यूक्लियोटाइड्स टू मेक अनदर सेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। आप न्यूक्लियोटाइड्स को यूज करके एक और सेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आप यहाँ पे बना लेते हो। बट अगर आपसे कोई कहे कि न्यूक्लियोटाइड्स को पढ़ के, उनको देख के आप बताओ कि क्या सीक्वेंस होगा अमाइनो एसिड का प्रोटीन के अंदर, तो दैट विल बी डिफिकल्ट टास्क टू गेट टू नो, टू स्टडी द न्यूक्लियोटाइड्स और उसको देख के बताना that what will be the sequence of amino acid, what will be the sequence of amino acid in protein। ये बताना एक काफी डॉन्टिंग टास्क होगा, ये पता करना इस डॉन्टिंग टास्क होगा। वही हम अभी यहाँ पे सीखेंगे, कैसे आप न्यूक्लियोटाइड्स को देख के आप बता सकते हो कि आपका प्रोटीन का सीक्वेंस क्या होगा या अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा एक प्रोटीन के अंदर। ये पता करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, और वही अभी हम यहाँ पे सीखेंगे कि वो आपका कैसे किया गया। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। सो जब भी हम जेनेटिक कोड की बात करते हैं, तो जिसकी मैंने आपको यहाँ पे बताया दैट रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आपका क्या हो रहा है, दैट न्यूक्लिक एसिड इज कोऑपरेटेड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड। ये आप यहाँ पे कर रहे हो, राइट। लेकिन जब आप बात करते हो, व्हेन यू डिस्कस, ये तो आप इजीली कॉन्सेप्चुअलाइज कर सकते हो बिकॉज यू नो कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है। सो इसको समझना आपके लिए आसान होता है। लेकिन जब आप बात करते हो प्रोटीन बनाने के बारे में, सो नाउ लेट्स सी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। एक पॉलीमर जो आपके न्यूक्लियोटाइड का है, उसमें से एक ट्रांसफर करना इंफॉर्मेशन, उसमें से इंफॉर्मेशन को पढ़ के एक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बनाना इज अ डिफिकल्ट टास्क। ये आपके लिए यहाँ पे डिफिकल्ट टास्क होता है और वही हम यहाँ पे समझेंगे, वही हम यहाँ पे सीखेंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। सो नाउ, अब एक चीज याद रखना, साइंटिस्ट को या जितने भी यहाँ पे पहले हमारे जितने भी लाइक कंट्रीब्यूटर्स थे इस फील्ड के अंदर, उनको ये बात तो पता चल गई थी कि आपका अगर कोई चेंज आ रहा है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर, तो वो अफेक्ट करेगा प्रोटीन सीक्वेंस के अंदर। दैट इज समथिंग दे वर वेरी मच क्लियर विद, राइट। लेकिन ये बात भी याद रखनी है आपको यहाँ पे दैट काफी डिफिकल्ट है उनके लिए पता लगाना कि हाउ न्यूक्लियोटाइड्स आर गोइंग टू मेक द अमाइनो एसिड्स।
neither does any complementary exist between the nucleotides और amino acid nor can be drawn theoretically, आप उसे draw भी नहीं कर सकते हैं. But there existed ample evidences, कई सारे ऐसे सबूत थे आपके पास जो आपको बता रहे थे. There was number of evidences which shows that any change in the nucleic acid to support the notation that changes in the nucleic acid was responsible for the change in the amino acid of the protein. अगर आपके कोई भी न्यूक्लिक एसिड में अगर आप कोई चेंजेस ला रहे हो तो उसकी वजह से आपके अमाइनो एसिड के अंदर आपको चेंजेस होते हुए आपको मिलेंगे. इसके कई सारे एविडेंसेस आपको वहां पे मिल जाते हैं. एक सबसे बढ़िया एविडेंस इसका आपको मिलता है सिकल सेल एनीमिया के अंदर. सिकल सेल एनीमिया के अंदर अगर आप एक भी अगर आप बेस पे अगर आप वहां पे चेंज कर देते हो, आपका पूरा अमाइनो एसिड आप वहां पे चेंज हो जाता है. जहां पे आपको ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था वहां पे आपका वैलिन हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका आरबीसी का शेप आपका चेंज होता है. तो ये चीज हम काफी पहले से हम जानते हैं कि अगर कोई न्यूक्लियोटाइड के अंदर कोई चेंजेस होते हैं तो उसके जैसे आपके अमाइनो एसिड के अंदर भी आपको वहां पे चेंजेस होते हुए आपको वहां पे मिल जाएंगे. यू विल फाइंड दैट हैपनिंग इन द अमाइनो एसिड एज वेल. ओके, नाउ so this led to a proposition that genetic code that could direct the sequence of amino acid during the synthesis of protein. तो इसके वजह से लोगों को पता चला कि अगर कोई mRNA में चेंजेस आ रहे हैं, अगर उसकी वजह से मेरा प्रोटीन चेंज हो रहा है, सो दैट मीन्स व्हाट कि वो जो कोड है वही कोड डिटरमाइन करता है कि आपका क्या सीक्वेंस बनेगा आपके अमाइनो एसिड का. तो वही कोड आपको डिटरमाइन करेगा. वही चीज हम यहाँ पे सीखेंगे. लेट्स ट्राई टू सी दोस थिंग्स, राइट. If we determine the biochemical nature of genetic material, if determining the biochemical nature of genetic material and structure of DNA was very exciting, जब लोगों ने ये पता करने की कोशिश की कि आपका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आपने देखा कई सारे साइंटिस्ट आए, हर्शी चेज आए, ऑसवर्ल्ड एवरी ने अपना काम किया, देन वी हैव फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपना काम किया. तो ये काफी एक्साइटिंग काम था, पता लगाना कि क्या है जेनेटिक मटेरियल. तो आप ये सोचो, पता लगाना कि क्या होता है जेनेटिक कोड जिससे आपका प्रोटीन बनता होगा, वो कितना डॉन्टिंग टास्क होगा इनके लिए. दैट मस्ट हैव बीन सो चैलेंजिंग टास्क फॉर देम. तो ये बात भी आप यहाँ पे समझो. हाँ जी बेटा बताइए, क्या सवाल है आपका? ईशा सिंह बताइए. ईशा सिंह आपने हैंड रेज किया है और एल्स आप मुझे हाई फाई दे रहे हो. ओके, ओके, दिस इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग. ओके, तो ये यहाँ पे एक डॉन्टिंग टास्क आपका यहाँ पे हो जाता है फॉर टू नो व्हाट इज बीन हैपनिंग. तो मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि हम यहाँ पे क्या समझने की यहाँ पे कोशिश कर रहे थे. लेट मी गिव यू वन आइडिया, स्मॉल आइडिया ओवर हियर. ठीक है, आप जानते हो कि आपके डीएनए में से आप बनाते हो अपना एमआरएनए. वी मेक द एमआरएनए आउट ऑफ इट. ठीक है, हम बनाते हैं हमारे यहाँ पे एमआरएनए. सो दिस इज गोइंग टू बी द एमआरएनए ओवर हियर व्हिच हैज बीन फाउंड. हमें यहाँ पे ये समझना है कि एमआरएनए पे जो आपका जेनेटिक कोड होता है, जो आपका जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आपको यहाँ पे मिलता है, जो आपका कुछ भी हो सकता है. लेट्स से यू हैव अ सीक्वेंस लाइक योर AUGCUACUG, कोई भी अगर आप यहाँ पे सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को यूज करके, यूजिंग दिस सीक्वेंस हम कैसे हमारा एक प्रोटीन सीक्वेंस बना सकते हैं. इस सीक्वेंस को यूज करके हाउ द एमआरएनए सीक्वेंस विल बी यूज्ड टू मेक द प्रोटीन. क्योंकि आप जानते हो कि आपका एक बार ट्रांसलेशन हो गया, उसके बाद आपका ट्रांसलेशन ही होगा. तो जब हम कहते हैं कि आपका इसमें से ट्रांसलेशन किया जाएगा, जब हम कहते हैं कि यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन किया जाएगा, तो आप ये चीज को समझिए, ये चीज को आप यहाँ पे एड्रेस करिए, इस चीज को आप आराम से समझो कि ये सीक्वेंस जो आपका है ना, आपका एमआरएनए के अंदर, इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा एंड यूजिंग दैट आई विल मेक अ पॉलीपेप्टाइड चेन. इसको यूज करके मैं अपने अमाइनो एसिड का, मतलब बेसिकली मेरे यहाँ पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ अपना यहाँ पे. सो दिस इज माई पॉलीपेप्टाइड. सो दिस इज अज्यूम दिस इज माई पॉलीपेप्टाइड. पॉलीपेप्टाइड दैट मीन्स प्रोटीन. तो याद रखना, अभी की जो क्लास चल रही है उसमें हम यही समझ रहे हैं कि साइंटिस्ट लोगों ने कैसे पता किया कि ये सीक्वेंस जो होता है आपका एमआरएनए के अंदर या डीएनए के अंदर जो भी आपका सीक्वेंस होता है, वो कैसे डिटरमाइन करता है इस अमाइनो एसिड का सीक्वेंस. क्योंकि आप जानते हो कि प्रोटीन इज मेड अप ऑफ माय अमाइनो एसिड. दिस प्रोटीन्स आर गोइंग टू बी मेड अप ऑफ माय अमाइनो एसिड. तो ये मेरे बने हुए मेरे यहाँ पे अमाइनो एसिड्स है, राइट. तो इनका सीक्वेंस कैसे ये सीक्वेंस आप यहाँ पे डिटरमाइन करता है, दिस सीक्वेंस ऑफ द एमआरएनए. वही चीज हम यहाँ पे सीख रहे हैं, वही चीज हम यहाँ पे समझ रहे हैं, राइट. तो याद रखना, कई सारे साइंटिस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व थे जिन्होंने कोशिश किया, लाइक जिनके हेल्प से हमें पता चला कि कैसे आपका जेनेटिक कोड आपका प्रोटीन आपको बना के देता है. हाउ योर जेनेटिक कोड इज यूज्ड टू मेक योर प्रोटीन. सो नाउ लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट देम. सो कई सारे बायोकेमिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, जेनेसिस्ट, फिजिसिस्ट वर इन्वॉल्व in doing this work. They all of them were involved in this field. Now let's see. सबसे पहले जो आपको यहाँ पे नाम याद रखना है, जो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट, दैट्स योर जॉर्ज गेमर.
तो जॉर्ज गेमाउ ने यहाँ पे क्या बोला, इन्होंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे बोली, इन्होंने बोला कि आपके पास होते हैं 4 बेसिस, यू हैव 4 बेसिस, और ये 4 बेसिस हम यूज करेंगे टू कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड. So a physicist who argued that since there are only 4 bases, हमारे पास सिर्फ 4 बेस होते हैं. कौन से होते हैं 4 बेस हमारे पास यहाँ पे? You only have this 4 base. You have your adenine, thymine, guanine, cytosine, right? अगर मैं mRNA की बात करता हूँ तो वो थायमिन भी आपको यहाँ पे हट जाएगा. You have a uracil over there. ठीक है. So आपके पास यहाँ पे 4 बेस ही आपके पास होते हैं यहाँ पे. You only have a 4 bases over here. ठीक है. तो अगर आपके पास यहाँ पे 4 बेस आपके पास है होते हैं यहाँ पे, तो इन 4 बेस को यूज करके आप कैसे बनाओगे 20 अमाइनो एसिड. तो जॉर्ज गेमाउ ने यहाँ पे ये बोला कि आप 20 अमाइनो एसिड तब बना सकते हो जब हम इनके कॉम्बिनेशन बनाएंगे. द कोड शुड कॉन्स्टिट्यूट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस. जो कोड होगा ना, जो भी आपका जेनेटिक कोड होगा, इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस. तभी आपके यहाँ पे 20 अमाइनो एसिड आप बना सकते हो. अगर 4 बेस है तो 4 बेस को यूज करके आप 20 डायरेक्टली नहीं बना सकते ना. देयर शुड बी सम कॉम्बिनेशन. तो ये चीज आप यहाँ पे सीखो. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ये चीज हम यहाँ पे देखते हैं. तो जॉर्ज गेमाउ ने ये बोला दैट यू हैव 4 बेसिस. आपके पास 4 बेसिस हैं, राइट? अब इन 4 बेस के इफ यू मेक द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, सो यू हैव दिस 4 बेसिस ना, यू हैव योर 4 बेसिस. अगर मैं एमआरएनए की बात करता हूँ, यू हैव दिस ए एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल. इफ आई हैव दिस 4 बेसिस ओवर हियर, अगर मैं इनके ऑल कॉम्बिनेशन बनाऊं, इफ आई मेक ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, if I make all possible combinations इनके, अगर इन 4 के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन में बनाता हूं तो वो क्या बनेंगे? सो आई विल डू इट लाइक 4:2. अच्छा, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन किस कंडीशन में? हाँ, एक और चीज बताना तो रह गया. जॉर्ज गेमाउ का कहना था कि एक जेनेटिक कोड जो होगा ना वो ट्रिपलेट होगा. उनका ये कहना था कि एक जेनेटिक कोड जो आपका होगा, एक जेनेटिक कोड जो आपका होता होगा, दैट मस्ट बी ट्रिपलेट. ट्रिपलेट मतलब 3 बेस आपको वहां पे मिलेंगे. सो यू कैन हैव लाइक समथिंग लाइक AUG आपका हो जाएगा. यू विल हैव समथिंग लाइक योर CCA. सो याद रखना, जेनेटिक कोड आपका एक ट्रिपलेट होगा. ये जॉर्ज गेमाउ ने बोला. अब उसने बोला कि ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इतने कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकते हैं. तो उसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया. तो हमने देखा कि अगर हमारे ट्रिपलेट है, अगर जेनेटिक कोड आपका ट्रिपलेट है, अगर हम मान के चले कि जेनेटिक कोड आपका ट्रिपलेट है, देन हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यू कैन हैव. सो आप करोगे आपका यहाँ पे 4:3, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 64. सो जॉर्ज गेमाउ को ये कहना था दैट यू कैन हैव 64 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, और ये 64 जो कोड होंगे इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कोडॉन. सो वी विल कॉल देम एज अ 64 कोडॉन्स. और उनका ये कहना था कि ये 64 कोडॉन्स आपके जो होते हैं, यही कोडॉन्स आपके लिए आपके अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बना के देंगे. सो दिस 64 कोडॉन्स आर द वन which can give you all your 20 amino acids आपको बना के ये देंगे. So they are the one जो 20 amino acids के लिए कोड करेंगे. अब बात ऐसी थी कि जॉर्ज गेमाउ ने ये बात तो बोल दी. उसने 2 चीज बोली, याद रखना. उसने बोला कि जेनेटिक कोड आपका होता है ट्रिपलेट, राइट? कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे मेरे ट्रिपलेट के? इन चारों को यूज करके 64. और ये 64 कोडॉन्स को मैं यूज करके मेरे 20 अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट में मैं फुलफिल कर सकता हूँ. इनको यूज करके मैं 20 अमाइनो एसिड्स को मैं कोड कर सकता हूँ. ये उन्होंने वहां पे बोला. लेकिन ये बात जो इन्होंने यहाँ पे बोली जॉर्ज गेमाउ ने, वो अभी तक प्रूव करना बाकी था. इन्होंने ये तो बोल दिया कि 64 कोडॉन्स होते हैं. अब ये प्रूव करना था कि इनकी जो बात है, ट्रिपलेट वाली जो इनकी बात है, क्या वो बात सही या गलत है. दैट इज समथिंग वाज सपोज्ड टू बी प्रूवन. तो चलिए देखते हैं उसको हमने यहाँ पे कैसे प्रूव किया. सो क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको? यहाँ पे इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जॉर्ज गेमाउ की कहानी समझ आ रही है आप सबको? Yes, sir. हाँ जी, मुस्कान बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए. सर इसमें थाइमिन क्यों नहीं है? मैं mRNA के कोड को यूज कर रहा हूँ ना, इसलिए. mRNA का अगर आप देखोगे तो mRNA को यूज करके हम बनाते हैं अपना प्रोटीन, क्योंकि mRNA बनने के बाद ही मेरा ट्रांसलेशन होगा. दैट इज व्हाई यहाँ पे थायमिन नहीं है. पता चला मुस्कान? I take it as a yes if you're not saying no. Okay. Yes, sir. तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा. So इन्होंने ये बोला, so this was a very bold proposition because permutation combination will give you 4:3. अगर आप यहाँ पे करते हो, you will have a 64 codons, generating many more codons than required. जितने चाहिए तो उससे काफी ज्यादा codons आपको यहाँ पे मिल जाए. So that is something he did, right? Now, providing proof that codon was a triplet. अब ये प्रूव करना कि ये बात इनकी सही थी was more daunting task. अब इसमें कई सारे इंडियन साइंटिस्ट ने भी हेल्प की.
जैसे आपके यहाँ पे साइंटिस्ट थे हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद खुराना जो आपके साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया? So the chemical method developed by Hargobind Khurana was instrumental in synthesizing RNA molecule. तो हरगोबिंद खुराना जो हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट थे इंडिया के, इन्होंने सिंथेटिक आरएनए मॉलिक्यूल बनाया लैब के अंदर, राइट। इन्होंने एक टेक्निक दिखाई जिससे आपका सिंथेटिक आरएनए मॉलिक्यूल बनाए जा सकते हैं। So he was instrumental in synthesizing RNA molecules with a defined combination of bases, right? और इन्होंने बनाए कई सारे होमोपॉलीमर और कई सारे कोपॉलीमर इन्होंने यहाँ पे बनाए। कोपॉलीमर के एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यहाँ पे। जैसे अगर मैं होमोपॉलीमर का एग्जांपल यहाँ पे आपको दूं, तो ही मेड आरएनए व्हिच विल बी हैविंग समथिंग लाइक दिस, लाइक ऐसा समझ लो ही विल हैव सीक्वेंस लाइक दिस, यू 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 यू, राइट। ऐसा अगर सीक्वेंस अगर आपको बना के देता हूँ, दैट सीक्वेंस ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय होमोपॉलीमर, क्योंकि इसमें एक ही टाइप का आपका यहाँ पे बेस आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से आई कैन मेक कोपॉलीमर। कोपॉलीमर कैन बी समथिंग लाइक दिस, यू हैव अ GU, राइट। ऐसे कुछ अगर मैं सीक्वेंस आपको बना के देता हूँ आरएनए के, तो ऐसे सीक्वेंस लैब में बनाए गए थे, ऐसे सीक्वेंस लैब में बनाए गए थे, और इसकी मदद की थी ये सब करने के लिए जो मेन रोल प्ले किया था वो था आपके हरगोबिंद खुराना ने। अब ऐसे सीक्वेंस बनाने का फायदा क्या होता है? ऐसे सीक्वेंस बना के आप पता लगा सकते हो कि आपका अमाइनो एसिड का सीक्वेंस यहाँ पे क्या बनेगा। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, अगर मैं आपको एक कोपॉलीमर, अगर आपको मैं पॉलीमर एक ऐसा बना के दूं, नाउ लेट मी शो यू समवेयर, जैसे कि आपको यहाँ पे हम लेते हैं GGG वाला बनाते हैं, लेट्स डू दिस थिंग। अगर मैं आपको एक बनाऊं होमोपॉलीमर ये वाला GGG, इफ आई मेक दिस काइंड ऑफ पॉलीमर सिंथेटिक, ये मैंने आरएनए मेरा यहाँ पे बना लिया। अब उन्हें क्या पता चलेगा कि मेरे यहाँ पे अमाइनो एसिड जो है मेरे यहाँ पे वो कितने बनेंगे। तो अगर ये मेरा होमोपॉलीमर है, अगर मैं कहता हूं कि मेरा जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, अगर मैं कहता हूं कि मेरा जेनेटिक कोड होता है ट्रिपलेट, इफ आई से माय जेनेटिक कोड इज गोइंग टू बी ट्रिपलेट, तो अब आप यहाँ पे देखो कितने मेरे यहाँ पे अमाइनो एसिड बन सकते हैं, 1 2 3, ये 3 मेरे यहाँ पे बन सकते हैं। तो अगर मेरा ट्रिपल जी जो मेरा यहाँ पे है वो बनाता है मेरा ग्लाइसिन, लेट्स से यहाँ पे क्या है, हाँ ग्लाइसिन, अगर मेरा ट्रिपल जी यहाँ पे बनाता है मेरा यहाँ पे ग्लाइसिन बनाता है, ग्लाइसिन इज अमाइनो एसिड, अगर ये मेरा ग्लाइसिन बनाता है तो आप समझ जाओ मेरे पास 3 ग्लाइसिन अमाइनो एसिड मुझे यहाँ पे बन के मिलेंगे। तो जब उन्होंने ये कोड बनाया, तो ये कोड बनाने से फायदा ये हो रहा था दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आपने जो सोचा है ट्रिपलेट आपको अमाइनो एसिड बनेंगे, ट्रिपलेट कोडॉन, सॉरी ट्रिपलेट विल बी अ सिंगल कोडॉन, और वहां से आपका एक सिंगल अमाइनो एसिड आपको मिलेगा। तो वो लोग यहाँ पे देख पाए थे। अगर नो है मेरे यहाँ पे टोटल नाइट्रोजन बेसिस, सो दैट मींस आई विल हैव 3 कोडॉन्स, और मेरे पास अगर 3 कोडॉन्स है, सो आई कैन व्हाट एक्सपेक्ट ओवर हियर, मुझे जो यहाँ पे मेरा जो पॉलीपेप्टाइड मिलेगा इट विल बी हैविंग 3 अमाइनो एसिड। तो ऐसे करके इनके पॉलीमर, होमोपॉलीमर को हमने यहाँ पे यूज किया था। सो दैट इज समथिंग वाज डन यूजिंग द होमोपॉलीमर। तो ऐसे उन्होंने होमोपॉलीमर बनाए थे, वैसे उन्होंने कोपॉलीमर भी बनाए थे। जैसे आपका मैं बनाऊं अगर आपका यहाँ पे इफ आई टेक कोपॉलीमर लाइक योर, जैसे GU, right? So I can clearly say कि this will code for one thing, this will code for one protein, again I will write GU over here, so this will code for one thing। तो ये तरीके से भी उन्होंने देखा था कि आपके यहाँ पे कितने टाइप के यहाँ पे अमाइनो एसिड आपके यहाँ पे बन रहे हैं। सो दैट इज समथिंग दे डिड, ये चीज उन्होंने वहां पे की थी, बाय हरगोबिंद खुराना ने ये किया था। तो ये एक बात आप यहाँ पे याद रखना, ओके। सो यू शुड नो व्हाट इज माय होमोपॉलीमर, जिसमें एक सिंगल टाइप का बेस होता है, और कोपॉलीमर के अंदर आपको 2 टाइप के बेस आपको मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। नाउ सो दैट वाज माय हरगोबिंद खुराना। इसके बाद सेकंड रोल आपका यहाँ पे था मार्शल नाइनबर्ग का। सो मार्शल नाइनबर्ग जो आपके यहाँ पे साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक सेल फ्री सिस्टम बनाया था। नॉर्मली आप जानते हो कि प्रोटीन आपका बनता है सेल के अंदर, बट इन्होंने एक सिस्टम बनाया था जहां पे आपका बिना सेल के भी आपका प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता था। सो ही क्रिएटेड अ सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फाइनली हेड द कोड टू बी डिसाइफर्ड। सो इनकी भी बड़ी हेल्प हुई थी पता लगाने के लिए कि आपका कोड होता है वो ट्रिपलेट होता है, और उसमें से ही आपका अमाइनो एसिड बनता है। सो याद रखना, आपको बस इनका कंट्रीब्यूशन याद रखना है। देन मार्शल नाइनबर्ग वाज अ पर्सन हु एक्चुअली क्रिएटेड अ सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। इन्होंने एक सिस्टम बनाया जहां पे आप सेल अगर ना भी तभी उसके अंदर आपका प्रोटीन सिंथेसिस आपका पे होगा। सो दैट इज समथिंग मार्शल नाइनबर्ग डिड। तो याद रखना ये इनका काम था। गोविंद खुराना ने क्या किया था, ही एक्चुअली मेड होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। एंड उसके पहले
जॉर्ज गेमा, उन्होंने ही सबसे मेन काम किया था। उन्होंने ही बोला था कि ट्रिपलेट होता है, आपका कोडॉन होता है ट्रिपलेट, वो उन्होंने ही बोला। तो ये चीज आपने यहाँ पे ऐड करनी है। देन यू हैव सेवेरो ओकाई वाज अनदर साइंटिस्ट। तो सेवेरो ओकाई जो यहाँ पे आपके साइंटिस्ट थे, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एंजाइम बनाया। ही क्रिएटेड एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज। उन्होंने ये एंजाइम बनाया एंड दिस एंजाइम वाज प्लेइंग अ रोल इन क्रिएटिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज अगर आपको बताऊं यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे एक एंजाइम बनाया और उस एंजाइम की मदद से यू आर एबल टू मेक नंबर ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। ओके, सो हिज वर्क, he was helpful in polymerizing RNA with a defined sequence in the template of the genetic code was prepared. तो जिस टाइप का आपको यहाँ पे आपका जेनेटिक कोड चाहिए था, उस हिसाब से आप आरएनए मॉलिक्यूल बना पा रहे थे बिकॉज ऑफ द एंजाइम क्रिएटेड बाय द सेवेरो ओकाई। सो ये भी याद रखना, इन्होंने यहाँ पे हमें एक एंजाइम बना के दिया था, राइट। इस एंजाइम का नाम भी फिर ओकाई एंजाइम रखा था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज। सो दैट इज समथिंग ही डिड। सो अगेन इतना डिटेल में इन्होंने क्या किया तो आपको कभी आएगा नहीं, बट ये आएगा कि साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन उसका क्या था। एंड दीज आर ऑल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट्स, सो यू हैव टू नो ऑल दोस थिंग्स। ये सारे नाम ही आपको यहाँ पे याद रखने हैं। दीज आर द नेम्स व्हिच यू हैव टू नो। ओके, एंड अल्टीमेटली आपको आपका यहाँ पे जेनेटिक कोड आपको यहाँ पे मिल गया था। सो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव फाउंड कि यू हैव दिस कोडॉन्स का जेनेटिक कोड आपका यहाँ पे बन चुका है। अब याद रखना, आपकी कहानी ये कह रही थी दैट यू हैव 64 कोडॉन्स टोटल आपके होते हैं। अब 64 में से 61 will code for amino acid. 61 कोडॉन्स जो आपके यहाँ पे होंगे, दे आर गोइंग टू कोड फॉर अमाइनो एसिड। ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। तो आउट ऑफ 64, 61 कोडॉन्स विल कोड फॉर द अमाइनो एसिड, और बाकी 3 कोडॉन जो आपके यहाँ पे होंगे, दे विल बी माई स्टॉप कोडॉन्स। इसके अलावा बाकी जो मेरे यहाँ पे 3 कोडॉन्स होंगे, द रिमेनिंग 3 कोडॉन्स ओवर देयर विल बी माई स्टॉप कोडॉन्स। Now when I say they are my stop codons, तो यहाँ पे like what are the stop codons over there? आप यहाँ पे देख सकते हो. You have this example. You will have UAA, you have UAG, and you have UGA. ये 3 मेरे यहाँ पे होते हैं स्टॉप कोडॉन्स। अब मैं इन्हें स्टॉप कोडॉन भी कह सकता हूँ, यानी मैं नॉनसेंस कोडॉन भी कह सकता हूँ। यहाँ से कोई भी अमाइनो एसिड बनते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। You will never find any kind of amino acid forming from them. तो इतनी इन्फॉर्मेशन पहले आपको यहाँ पे पता चल जाती है, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अमीनो एसिड के नाम लिखे हुए, लाइक यू हैव योर एलिनिन, आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे। लेट मी यूज अ डार्कर कलर। यहाँ पे एलिनिन नीचे आपको दिख रहा है, राइट। ये 4 कोडॉन है आपके पास एलिनिन बनाने के लिए, राइट। प्रोलिन बनाने के लिए आपके पास देखो आपका कितने कोडॉन है यहाँ पे। एंड याद रखना, एक सिंगल कोडॉन सिंगल अमाइनो एसिड ही बनाएगा। दैट मीन्स अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे है लाइक वी हैव दिस AAG, अगर यहाँ पे AAG यहाँ पे लिखा हुआ है, सो AAG मेरा AAG मेरा यहाँ पे जो कोडॉन है, ये मेरा लाइसिन ही कोड करेगा। दिस विल कोड फॉर एसिड बनाएगा, ये कोई और नहीं बनाएगा। तो यार इतना सिंगल अमाइनो एसिड विल कोड फॉर अ सिंगल सिंगल कोडॉन विल कोड फॉर अ सिंगल अमाइनो एसिड। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। 61 आपके कोडॉन है जिसको यूज करके हम बनाएंगे हमारा प्रोटीन। बाकी 3 कोडॉन जो मेरे यहाँ पे दे आर गोइंग टू बी माय स्टॉप कोडॉन, वो मेरे यहाँ पे स्टॉप कोडॉन, उसके ऊपर से आपका कुछ भी यहाँ पे बनेगा नहीं। अब हम यहाँ पे कुछ इसके साइलेंट फीचर्स है, उन्हें हम देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस स्टोरी। तो ये कुछ साइलेंट फीचर्स है जिनको अब आपको यहाँ पे समझना है। पहला तो आपने देख लिया कि आपके 61 कोडॉन्स आपके यहाँ पे आपके पास होते हैं, विच आर गोइंग टू कोड फॉर द अमाइनो एसिड। बाकी 3 आपके होते हैं यहाँ पे स्टॉप कोडॉन, जिनको इवन कह सकते हैं एज अ नॉनसेंस कोडॉन ओवर हियर, राइट। अब एक और बात आप यहाँ पे नोटिस करना, यू जस्ट पे अटेंशन टू वन मोर थिंग। इसमें कई सारे ऐसे अमाइनो एसिड हैं which can be coded by more than one codon. So you will also find many amino acids. You can find this many amino acids are being coded multiple codons. तो ये भी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, multiple codons. This is also something also you'll get to see. कि कुछ अमाइनो एसिड आप कैसे जिनके पास कई सारे, जिनको आप कोड कर सकते हो कई सारे कोडॉन्स, यू कैन सी देम। अर्जिनिन हो गया आपका यहाँ पे, यू कैन सी मल्टीपल एग्जांपल्स आर देयर, राइट। यू कैन वेरी क्लियरली सी देम, ठीक है। चलिए, वन कोडॉन कोड्स फॉर ओनली वन अमाइनो एसिड, हेंस इट इज अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो वन कोडॉन विल ओनली कोड फॉर वन अमाइनो एसिड। देन
Some amino acids are coded by more than one codon, hence they will show the degeneracy, वहां पे show करेंगे. So याद रखना एक और चीज यहाँ पे, that some amino acids are going to be coded by more than one codon, जो मैंने भी आपको बताया यहाँ पे. So ये भी आपको, it is also one of the advantage of having so many codons, कि you can have single amino acid coded by different kind of codons over there. So this is also you'll get to see. The codon is in read in the RNA. The codon is read in RNA is a continuous fashion. So ये इसको बीच में कोई punctuation नहीं होता, बीच में कोई कॉमा नहीं होता, इनको आप सीधे तरीके से आप यहाँ पे रीड करते हो. सो कोडॉन्स आर बीन रेड इन अ वेरी सिमिलर फैशन में आप रीड करते हो विदाउट एनी पंक्चुएशंस. आप इन्हें आप यहाँ पे रीड करोगे. तो ये 4 स्टेटमेंट्स आपको समझनी है, विच आर समथिंग वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. देन कोड्स आर गोइंग टू बी यूनिवर्सल. हाँ, ये याद रखना. सॉरी, कोड्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, कोड्स जो आपके यहाँ पे होंगे, दे आर गोइंग टू बी यूनिवर्सल ओवर हियर. इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर आपका कोई कोड है, अगर आपका कोई कोड है, लाइक यू हैव अ कोड लाइक माय जीजीजी, अगर ये आपके बैक्टीरिया के अंदर भी अगर ग्लाइसिन बना रहा है, तो ये ह्यूमंस के अंदर भी ग्लाइसिन ही बनाएगा. सो दिस विल मेक ग्लाइसिन इन ऑल द एनिमल्स इन द प्लैनेट, ऑन द प्लैनेट, ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑन द प्लैनेट इज गोइंग टू मेक द ग्लाइसिन. तो जीजीजी आपका जो, अगर आप यहाँ पे कोड है, अगर ये आपका ग्लाइसिन बना रहा है किसी बैक्टीरिया के अंदर, तो दूसरे एनिमल्स के अंदर भी, चाहे वो वेल हो, ह्यूमन हो, बैट हो, कुछ भी हो, उसके अंदर भी वो ग्लाइसिन ही बनाएगा. सो दैट इज व्हाई वी से द कोड इज गोइंग टू बी यूनिवर्सल इन नेचर. ये आपका यहाँ पे यूनिवर्सल यहाँ पे आपका हो जाता है. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है यूयू का, will code for phenylalanine in the bacteria as well as in the human beings, right? इसमें कुछ exceptions आपको मिल जाते हैं. Some exceptions to this rule have been found in a mitochondrial codons. अब mitochondria के अंदर जो आपके codons होते हैं, उनके अंदर आपको exception मिलेगा, and in some protozoans. ये होते हैं आपके exception. आपको शायद ये बात मालूम होगी, आपने 11th में पढ़ा होगा this thing, that mitochondria have its own DNA. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए होता है, जो होता है आपका सर्कुलर. माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, और वो डीएनए आपका यहाँ पे होता है सर्कुलर डीएनए. सो यहाँ सर्कुलर डीएनए. और एक और बात आपने 11th में पढ़ी होगी, दैट माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो हैव इट्स ओन राइबोसोम. किसको याद है? माइटोकॉन्ड्रिया विल आल्सो हैव इट्स ओन राइबोसोम्स. और वो राइबोसोम्स क्या नाम होता है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम? 70s राइबोसोम्स, राइट. सो माइटोकॉन्ड्रिया के कोडॉन्स जो होते हैं, वहां पे उसमें आपको थोड़ा एक्सेप्शन मिल सकता है, बाकी सब के अंदर सेम मिलेगा. एंड सम प्रोटोजोन्स. सो ये बात याद रखना, दीज आर द एक्सेप्शंस. देन AUG हैज अ ड्यूअल फंक्शन. AUG नाम का जो आपका कोडॉन होता है, इसके 2 काम होते हैं. एक तो ये होता है इनिशिएटर कोडॉन. आपका ट्रांसलेशन यहां से ही स्टार्ट होगा. जब आप mRNA में से जब आप प्रोटीन बना रहे हो, तो आपको जो सबसे पहला जो कोड आपके सामने आएगा, जहां से आप चालू करोगे अपना ट्रांसलेशन, that will be my AUG. That will be my AUG all the time. So AUG will have 2 functions. It works as an initiator codon and it also works as a addition of a methionine. ये methionine भी आपको ऐड करेगा, और ये आपका initiator codon भी इसे हम कहते हैं. ये आप सीखोगे. अभी आप जब ट्रांसलेशन अगली क्लास में आप देखोगे ना, तो आपको ये समझ आ जाएगा ये क्या है. So याद रखना, आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है यहाँ से ही. So पहले आपका AUG जो होगा कोडॉन, वहां से आपका पूरा ट्रांसलेशन आप स्टार्ट करोगे. जब तक AUG दिखता नहीं, तब तक ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं होता. सो यू हैव टू नो दिस थिंग. ये आप समझोगे, आप जब ट्रांसलेशन देखोगे तब आप इसे यहाँ पे समझ पाओगे. ओके, अभी के लिए याद रखना, इट हैज 2 रोल्स, ड्यूअल फंक्शन एज वेल एज इनिशिएटर कोडॉन एज वेल एज एडिंग द मेथियोनाइन, राइट. सो दीस आर द पॉइंट्स यू हैव टू, ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं, दीस आर द साइलेंट फीचर व्हिच यू हैव टू रिमेंबर इन दिस. कोड इज यूनिवर्सल, राइट. देन इट इज गोइंग टू शो द डीजेनरेसी. दैट मींस सिंगल अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, एंड एक कोडॉन आपका एक ही अमाइनो एसिड आपको बना के देगा. इट इज गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक. ये कुछ आपके यहाँ पे रूल्स है जो आपको याद रखने हैं. नाउ फटाफट इसका आंसर बताओ मुझे यहाँ पे. बेस्ड ऑन जॉर्ज गेमहाउ, कोड शुड बी मेड अप ऑफ. कोड किससे बना हुआ होना चाहिए जॉर्ज गेमहाउ के हिसाब से? 1 न्यूक्लियोटाइड, 2, 3 या 4? वैसे ही अनम्यूट करके जोर से आंसर बता दो आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? 3 न्यूक्लियोटाइड. 3 न्यूक्लियोटाइड. Yes, and 3 becomes my correct answer. So yes, George Gamow ने बोला था that you have a 3 nucleotide which will code for a single, which can be called as a single codon. बिल्कुल सही. इनमें से कौन सा आपका होमोपॉलीमर है? ABCD बताइए क्या होगा इसका आंसर? 1 2 3 4 क्या होगा इसका? ऑप्शन सी. कोई बताएगा ये ऑप्शन सी कौन सा अमाइनो एसिड बना रहा था? फिनाइल यू मिलेगा, मतलब दैट्स योर phenylalanine is going to be made by them. ठीक है, ऑलराइट. सो दैट्स समथिंग वी हैव सीन. अब थोड़ा बहुत बात करते हैं म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड. मतलब जेनेटिक कोड हमने यहाँ पे देख लिया, जब बात करते रहो म्यूटेशन के बारे में.
सो म्यूटेशन वाला टॉपिक अगेन इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, इसका ज्यादा वेटेज है नहीं, सो वी वोंट बी स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन दिस, राइट? लेट्स क्विकली गेट दिस थिंग कवर्ड। म्यूटेशन आप थोड़ा बहुत आप जानते हो क्या होता है, म्यूटेशन इज गोइंग टू बी हार्मफुल, राइट? यहाँ पे हम सीखेंगे म्यूटेशन को थोड़ा अलग तरीके से, राइट? सो रिलेशनशिप बिटवीन द जीन एंड डीएनए कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशनल स्टडीज। आप में से कोई है क्या जिसको लाइक आपने पीसीबी लिया ही इसलिए है क्योंकि आपको जेनेटिक्स में कुछ करना है या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कुछ करना है, ऐसा कोई है क्या आप में से कोई? या सब एमबीबीएस? ओके, नो सर, एमबीबीएस। सब लाइक डॉक्टर ही बनेंगे और कुछ चाहिए नहीं, चलो बढ़िया है। ओके, so by the way you can also after doing your MBBS you can do something in the field of genetics, so वो भी करते हैं लोग कई बार जब आप MBBS खत्म करते हो ना, so you have to go for a PG करना पड़ता है, आप सबको मालूम होगा, राइट? अगर आपको कार्डियोलॉजिस्ट बनना है तो you have to do a PG in cardiology. If you have become a neurosurgeon then again you have a 3 साल का PG in neurosurgeon. So उसमें के लिए भी आपकी एंट्रेंस होती है वापस से, even after that you will be giving NEET PG, आप वापस से नीट पीजी दे रहे होंगे वहां पे, एंड नीट पीजी देने के बाद यू गेट, जैसे आपका नहीं होता, जैसे आपको नीट देने के बाद आपको ऑप्शन मिलते हैं एमबीबीएस, डेंटल, बैम, आयुर्वेदा, वैसे वो नीट पीजी देने के बाद यू विल हैव सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल ऑप्शंस. सर्जिकल ऑप्शंस विल इंक्लूड ऑल दोस थिंग्स, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, योर neurosurgeon, and then you have a non-surgical options which will have parasitology and all those options. So वो करके भी आप इसमें जा सकते हो. You can also study all those things in detail over here. All right, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत आगे चले गए हम लोग. Effect of a large deletion and rearrangement of a segment of DNA are easy to comprehend. ठीक है, तो let's try to understand what are this segment का rearrangement, यहाँ पे क्या होता है, and इनसे हमें like basically अगर आपका कोई भी चेंज आ रहा है जीन्स के अंदर या सीक्वेंस में, it will have an impact. इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है आपका सिकल सेल एनीमिया. देखो याद रखना, अगर कोई भी अगर आपका सीक्वेंस चेंज कर रहे हो या अगर वो निकाल रहे हो वहां से, योर जीन इधर विल स्टॉप फंक्शनिंग ओवर देयर, या उसका जो प्रोटीन बनेगा वो काम का नहीं बनेगा. ठीक है, इसलिए जीन के अंदर अगर आपका कुछ होता है देन यू विल हैव द कॉन्सिक्वेंसेस, एज सिंपल एज दैट. अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज इन द चेंज ऑफ अ सिंगल बेस पेयर, जो हमने देखा था इन टर्म्स ऑफ योर सिकल सेल एनीमिया. सिंगल बेस पेयर के अंदर जब आप यहाँ पे आपको चेंजेस मिलते हैं, if you have a change in a single base pair यहाँ पे, then what you get to see, the gene for a beta globulin will get altered, and that results in the change in the amino acid. एक सिंगल बेस पेयर चेंज किया हमने यहाँ पे, आपका पूरा अमाइनो एसिड यहाँ पे आपका चेंज हो जाता है. इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड यू विल हैव द वेलिन. और अगर ऐसा होता है, यू फाइंड दैट हैपनिंग इन द सिकल सेल एनीमिया. जब तक ग्लूटामिक एसिड है जो हम सबके अंदर है, दैट्स अ नॉर्मल हीमोग्लोबिन. इफ इट इज बीन चेंज्ड विद द वेलिन ओवर देयर, you will find you will have a sickle cell anemia. So ये बात आपको याद रखनी, it is in a condition of a sickle cell disease. ठीक है. Then effect of point mutation that insert or delete a base in a structural gene can be better understood by following a simple example. तो यहाँ पे एग्जाम्पल, इसको आप यहाँ पे देख लो. राम हैज अ रेड कैप, ये एनसीडी का एग्जाम्पल है. लेट्स क्विकली गो थ्रू दिस. अब इसमें क्या किया इन लोगों ने कि आपका हैज और रेड के बीच में उन्होंने कुछ डाल दिया, दे हैव एडेड सम न्यूक्लियोटाइड ओवर देयर. तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, बी डाल दिया किसके बीच में, हैज और रेड के बीच में. तो अब आपका जो सीक्वेंस रीड होगा वो आपका अलग से रीड होगा. अभी कैसे आप रीड कर रहे थे, यू आर रीडिंग लाइक दिस, रैम हैज रेड कैप, ऐसे आप रीड कर रहे थे. अगर आपने बीच में बी डाल दिया तो अब ये सीक्वेंस आपका कुछ इस तरीके से रीड होगा. नाउ इट हैज बिकम समथिंग लाइक दिस. तो ये तो ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड आपके यहाँ पे ठीक है, ये भी ठीक है आपका, ये भी अमीनो एसिड आपका ठीक बनेगा, ये वाला कुछ और बन जाएगा. सो नाउ यू हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड गेटिंग फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस, और ये भी आपका अलग ही बनेगा. तो आपने एक भी अगर आपने यहाँ पे बेस पेयर चेंज किया, एक भी अगर आप यहाँ पे बेस अगर आप चेंज कर रहे हो, यू कैन सी यू विल हैव अ डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, बिल्कुल आपका चेंज हो जाएगा. इसी तरीके से आप यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हो. इसी तरीके से इफ यू इंसर्ट बी आई, सो राम हैज नाउ बी आई आर एडीसी एपी, तो आपने यहाँ पे बी आई ऐड कर दिया, तो आप देख पा रहे हो हाउ इट हैज चेंज्ड द कंप्लीट सीक्वेंस. सो दैट इज समथिंग दैट ट्राइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर. जब आप कुछ ऐड करते हो तो पूरा आपका फ्रेम यहाँ पे आपका चेंज हो रहा है. इसको हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट. इसको ही हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ फ्रेम शिफ्ट. आपकी जो पूरी रीडिंग फ्रेम थी ना आपकी, यहाँ पे आपकी चेंज हो गई. यहाँ पे पहले कितनी अच्छी थी, राम हैज अ कैप, यहाँ पे आपकी पूरी फ्रेम आपके यहाँ पे शिफ्ट हो रही है क्योंकि आपने आपको कुछ ऐड कर दिया. बॉटम लाइन ये है बेटा कि अगर आप ऐसा कोई चेंजेस करते हो ना, इट विल अफेक्ट द प्रोटीन सिंथेसिस. ये बात आपको याद रखनी है. दैट्स इट.
आपका सीक्वेंस यहाँ पे चेंज होगा, अगर सीक्वेंस आपका चेंज हो रहा है देन आपका प्रोटीन सिंथेसिस आपके यहाँ पे चेंज होगा। अब इन्होंने क्या किया आफ्टर दिस, नाउ वी इंसर्ट द 3 लेटर्स टुगेदर से एज अ बिग। अब हमने यहाँ पे क्या किया, तीनों ही लेटर्स को हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, तीनों ही नाइट्रोजन बेस को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, यू हैव, ये तो नॉर्मल बनेगा आपका पहले की तरह, ये भी नॉर्मल की तरह बनेगा आपका यहाँ पे, राइट। ये आपका नया होगा, दिस विल बी अ न्यू अमाइनो एसिड, this will be normal, this will be normal. So even after this you will find कि आपका प्रोटीन फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, आप सोचोगे सर बाकी तो आ गए ना यहाँ पे, बट स्टिल आपका प्रोटीन फंक्शन यहाँ पे आपका नहीं करेगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट थिंग, दिस समथिंग, ये सारा इनसाइड में मेंशन किया हुआ है। क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. राइट, these are like very simple thing, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा like I'm just going slightly faster over here because they are like very simple things to be understood. आपका सीक्वेंस अगर चेंज होगा तो प्लीज समझो इस बात को कि आपका प्रोटीन का सीक्वेंस भी आपका चेंज हो जाएगा। जो प्रोटीन आपका पहले बन रहा था वैसा वो नहीं बन पाएगा, राइट। जो आपका अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सो यू विल हैव द कॉन्सिक्वेंसेस, अगर ऐसा कुछ भी होता है देन यू विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस जो आप ऑलरेडी जानते हो। So this is something this is the same thing they have discussed over here. यहाँ पे वो लोग डिलीट कर रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने सेम चीज किया by deleting the letter over here, right? So it's very obvious, अगर आप डिलीट कर रहे हो, अगर आप इंसर्ट कर रहे हो, the sequence is going to change and this will affect the, ultimately going to affect the protein synthesis, right? तो ये आप, you can just go through all those things. This is something you will find happening. याद रखना, it is all happening in my frame shift आपने होते हुए यहाँ पे देखा। अगर आप इंसर्शन कर रहे हो, डिलीशन कर रहे हो, कुछ भी अगर आप कर रहे हो, this will lead to a mutation and this mutation will have an impact on the protein structure. As simple as that. Such mutations are referred to as a frame shift, insertion or deletion. This is something you have to remember. Okay, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया and ये आपको प्रूव करता है कि आपका कोड अगर चेंज हुआ, so this forms of genetic basis of, this forms the genetic basis of proof that codon is a triplet and it is read in a contagious manner. So that is something that has been proved over here, right? Now, so ये हमने यहाँ पे देख लिया, that's all about the mutation. अब यहाँ से स्टोरी आपकी स्टार्ट होती है। यहाँ पे जो दिया हुआ है, now this is something you have to understand थोड़ा ध्यान से। Now this is something you have to, it is important for you because इसके ऊपर आप ट्रांसलेशन सीखोगे। So now let's understand what is my tRNA as a adapter molecule. क्या है मेरा tRNA और क्या है as a adapter molecule ये, ठीक है। तो जब भी आप tRNA के बारे में बात करते हो तो सबसे पहले इसकी कहानी क्या है वो हम देखते हैं यहाँ पे। From the very beginning, the proposition of the code, it was clear to Francis Crick. Francis Crick को एक बात मालूम थी कि आपका कोई तो होगा मीडिएटर जो जेनेटिक कोड को रीड करेगा और अमीनो एसिड को लेके आएगा। सो जेनेटिक कोड को रीड करना और अमीनो एसिड को लाके उन्हें बाइंड करने में कोई तो आपके यहाँ पे हेल्प करेगा और वो हेल्प आपकी करता है आपके यहाँ पे tRNA। सो फ्रांसिस क्रिक ने यहाँ पे क्या बोला, दैट देयर हैज टू बी सम मैकेनिज्म टू रीड द कोड, ताकि आप कोड को रीड कर सको जो mRNA के ऊपर होता है, and also to link it to the amino acid. आपको दो चीजें करनी है, आपको mRNA पे जो आपका कोड है उसको आपको रीड करना है और आपको अमाइनो एसिड्स को लेके आना है, and you have to attach them and also link it to the amino acids because amino acid have no structural speciality to read the code uniquely. तो याद रखना ये काम आपका करता है tRNA, that is something done by my tRNA. सो tRNA को हम इवन कहते हैं एज अ ट्रांसफर RNA। ये RNA आपका बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा, इट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प टू रीड द जेनेटिक कोड एंड ऑल्सो अटैच द अमाइनो एसिड। अब ये बात आपको समझ नहीं आएगी, ऐसे नहीं समझ आएगी, मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे क्या होगा। सी, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे आपका ये आपका tRNA, ठीक है, दिस इज माय tRNA ओवर हियर, ओके। अब tRNA यहाँ पे क्या करता है ना, लेट मी टेल यू फर्स्ट फ्यू थिंग्स अबाउट tRNA के बारे में, एक दो चीज आपको पहले बताता हूँ यहाँ पे। tRNA जो आपका यहाँ पे हमने बना के रखा हुआ है, दिस इज द स्मॉलेस्ट RNA. tRNA is going to be the smallest RNA. ये जो स्मॉलेस्ट RNA आपके सामने यहाँ पे हमने बना के रखा हुआ है, याद रखना दिस विल हैव अराउंड 73 से लेके 93 न्यूक्लियोटाइड्स आपको यहाँ पे मिलता है। इट विल हैव अराउंड इतने न्यूक्लियोटाइड्स आपको इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, ओके। इसको हम इवन बोलते हैं एज अ ट्रांसफर RNA। दिस इज आल्सो बीन कॉल्ड एज माय ट्रांसफर RNA। वो आप सीखोगे क्यों इसे कहते हैं ट्रांसफर RNA, जब आप ट्रांसलेशन आप सीखोगे। सो इट इज कॉल्ड एज माय ट्रांसफर RNA। अब अगर आप इस RNA को अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको यहाँ पे 3' एंड दिख रहा है, 5' एंड दिख रहा है। यू कैन सी द 3' एंड, यू कैन सी द 5' एंड। अगर आप 3' एंड को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस आपको मिलेगा ACC करके।
हमेशा 3' एंड के ऊपर आपको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस आपका मिलता है, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एज माय ACC। और ये जो सीक्वेंस आपका यहाँ पे होगा, इस 3' एंड के ऊपर लगेगा आपका अमाइनो एसिड। तो जो 3' एंड होगा आपका यहाँ पे याद रखना, द 3' एंड ऑफ द tRNA विल हैव अमाइनो एसिड अटैच्ड। यहाँ पे जाके आपका अमाइनो एसिड जाके लगता है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि 3' एंड पे यू विल ऑलवेज फाइंड अमाइनो एसिड विल गेट अटैच ओवर देयर। दिस इज अ थिंग यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कई सारे आपके यहाँ पे लूप है। ये भी एक आपका लूप है, ये भी आपका एक लूप है, इनके नाम आपको याद नहीं रखते हैं। लेकिन ये जो नीचे वाला जो आपका लूप है ना यहाँ पे, इस लूप को हम कहते हैं यहाँ पे एज एंटी कोडॉन लूप। इस लूप को हम बोलेंगे यहाँ पे एज एंटी कोडॉन लूप। अब ये जो एंटी कोडॉन लूप जो आपका यहाँ पे होता है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, यू विल फाइंड ओवर हियर प्रेजेंस ऑफ एंटी कोडॉन्स। यहाँ पर आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके यहाँ पे एंटी कोडॉन्स। अभी के लिए भूल जाओ क्या होता है एंटी कोडॉन्स, अभी के लिए भूल जाओ, बट याद रखना यहाँ पे आपको जो लूप मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज माय एंटी कोडॉन लूप। ठीक है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्या होता है आपके एंटी कोडॉन्स। बट पहले याद रखना tRNA इज अ स्मॉलेस्ट RNA। इसके अंदर आपको 73 से 93 न्यूक्लियोटाइड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये एक ट्रांसफर RNA भी इसे हम कहते हैं यहाँ पे। और 3' एंड पे जाके लगेगा आपका यहाँ पे अमाइनो एसिड। सो 3' एंड पे अमाइनो एसिड जाके लगेगा यहाँ पे। तो इतनी बात पहले आपको इसके अंदर आपको याद रखनी है। अब एक और बात इसमें आप याद रखो कि जब हम mRNA बनाते हैं, समझो ये मेरा mRNA है, समझो ये है मेरा यहाँ पे mRNA, तो इसमें मेरे कई सारे सीक्वेंस लगे होंगे। सो आई हैव अ सीक्वेंस, सो लेट्स से यू हैव AUG, यहाँ पे सीक्वेंस लगा हुआ है। देन यू हैव अ CCA CUG, कुछ मेरे यहाँ पे सीक्वेंस लगा हुआ है। तो ये सीक्वेंस को रीड कौन करेगा, ये सीक्वेंस को रीड करेगा मेरा tRNA। tRNA इस सीक्वेंस के हिसाब से ही अमाइनो एसिड को लेके आता है। तो ये बात दिमाग में बिठा के रखो कि आपका जो tRNA यहाँ पे होता है वो इन्हीं सीक्वेंस को यहाँ पे आके रीड करता है। tRNA is going to read all these sequences over here। कैसे रीड करेगा वो आप कल के क्लास, मतलब आप जब ट्रांसलेशन सीखोगे तब आपको पता चलेगा। बट अभी के लिए याद रखना, यू विल हैव दिस थिंग विल बी सीन ओवर देयर। ठीक है, तो समझो कि ये है मेरा यहाँ पे, लेट्स से दिस माय 3' एरिया, दिस माय 5' एरिया, राइट। सो 3' रीजन जो मेरा यहाँ पे होगा, दिस विल बी हैविंग द अमाइनो एसिड। इसके ऊपर लगेगा मेरे यहाँ पे अमाइनो एसिड। अब मुझे बताओ कि AUG के लिए कौन कोड करता है, AUG के लिए कौन सा अमाइनो एसिड होगा, AUG इज द स्टार्ट कोडॉन। इसके ऊपर कौन होता है अमाइनो एसिड आपका लगेगा इसके ऊपर, AUG के ऊपर। अगर यहाँ पे मेरा AUG सीक्वेंस है तो याद करो सबसे पहला अमाइनो एसिड आपका कौन सा होता है ट्रांसलेशन के टाइम पे, सबसे पहला कौन सा होता है, नहीं याद आ रहा, मिथियोनाइन। याद आ रहा, हमने अभी भी देखा था इनिशिएटर कोडॉन। इनिशिएटर कोडॉन इज माय AUG और उसका जो अमाइनो एसिड यहाँ पे जो कोड किया जाएगा दैट इज माय मिथियोनाइन। तो मिथियोनाइन को लेके आएगा मेरे यहाँ पे tRNA, और वो क्यों लेके आएगा, क्योंकि आपका जो पहला कोडॉन आपका यहाँ पे वो आपका AUG। अब AUG को रीड कैसे कर रहा है, ये जो AUG है आपका यहाँ पे, इसको रीड कैसे कर रहा है, इसको रीड कर रहा है यूजिंग माय एंटी कोडॉन। तो मेरे यहाँ पे लगे होंगे मेरे यहाँ पे एंटी कोडॉन, राइट। सो G के सामने यहाँ पे मेरा C होगा, सिंपल सी बात है। मेरे यहाँ पे A के सामने मेरा यहाँ पे होगा, यहाँ पे सॉरी U के सामने मेरा यहाँ पे A होगा, और T के सामने यहाँ पे मेरा होगा यहाँ पे U। So you will have this anticodons over there। तो ये जो मेरे यहाँ पे कोडॉन मैंने बनाया ना आपके सामने, these are called as my anticodons। तो tRNA के एंटीकोडॉन्स और mRNA के कोडॉन्स ये दोनों करते हैं इंटरैक्ट, दे फॉर्म द बेस पेयरिंग, और इनके बेस पेयरिंग करने के बाद आपका प्रोटीन सिंथेसिस चालू होता है। कैसे होता है प्रोटीन सिंथेसिस वो हम बाद में देखेंगे, बट इतना पहले आप समझ लो यहाँ पे कि एंटीकोडॉन्स यहाँ पे होते हैं और कोडॉन्स यहाँ पे होते हैं। और हमेशा याद रखना आपके पास बहुत सारे टाइप के tRNA मिलेंगे, यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ tRNA आर विल सीन। तो हर एक अमाइनो एसिड के लिए यू हैव अ सेपरेट tRNA। याद रखने की बात को दैट एवरी अमाइनो एसिड विल हैव अ सेपरेट tRNA। अभी तो हमने एक ही बनाया, लेकिन हर एक अमाइनो एसिड के अलग tRNA होता है। तो ये चीज याद रखना। तो ये हैव अ एंटीकोडॉन लूप, यहाँ पे आपका यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका यहाँ पे एंटीकोडॉन लूप। सो दिस इज माय एंटीकोडॉन लूप, और इसी एंटीकोडॉन लूप के अंदर आपको मिलेंगे आपके एंटीकोडॉन्स, और ये आपके लिए जानना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और यही एंटीकोडॉन बेस पेयरिंग करेंगे मेरे कोडॉन्स के साथ, और तब आपकी स्टोरी यहाँ पे चालू होती है। ठीक है, तो tRNA को पता चला कि उसको क्या लेके आना है, मिथियोनाइन, क्योंकि उसने देखा अपना AUG, जैसे उसने AUG देखा वो मिथियोनाइन को पकड़ के लेके आएगा। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतना पार्ट, ज्यादा नहीं, इतना
सर ठीक है, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो दिस। ये पहले एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इसको ज्यादा डिटेल में समझो मत, क्योंकि ट्रांसलेशन के टाइम पे आप इसे समझोगे। आपको बस अभी याद ही रखना है कि टीआरएनए क्या क्या करने में आपकी हेल्प कर रहा है। दैट इज ओनली थिंग आई वांट टू ऑल ऑफ यू टू नो। ठीक है, सो एंटीकोडॉन क्या होगा ये आपने यहाँ पे देख लिया। नाउ यू कैन सी हो रहा है, देखो यहाँ पे बेस पेयरिंग हो रहा है एंटीकोडॉन का कोडॉन के साथ। यहाँ पे बेस पेयरिंग आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिल जाएगा। दिस इज समथिंग व्हिच इज बीन हैपनिंग ओवर हियर, राइट। हमेशा याद रखना कि 3' एंड पे आपका लगेगा आपका अमाइनो एसिड। सो ऑलवेज ऑन द 3' एंड यू विल हैव द अमाइनो एसिड जो आपका पे लगेगा। कौन लगाता है इसे, कैसे लगाते हैं, वो हम सब बाद में देखेंगे ट्रांसलेशन के टाइम पे। अभी हम सिर्फ टीआरएनए का रोल देख रहे हैं और यही रूल्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। सो क्रिक पोस्टुलेटेड द प्रेजेंस ऑफ अडैप्टर मॉलिक्यूल दैट वुड ऑन वन हैंड रीड द कोड एंड ऑन द अदर हैंड वुड बाइंड द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। और वही कर रहा है आपके यहाँ पे टीआरएनए। एक साइड पे वो कोड को भी रीड कर रहा है और दूसरी साइड पे वो अमाइनो एसिड वहां पे वो बाइंड करा रहा है। सो दैट इज समथिंग माय टीआरएनए इज बीन नोन फॉर। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है। You can see over here, यहाँ पे एंटीकोडॉन कोडॉन यहाँ पे रीड किए जा रहे हैं एंड यू हैव अमाइनो एसिड एट द टॉप। सो यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, सो टीआरएनए इज अडैप्टर मॉलिक्यूल, याद रखना। टीआरएनए देन वाज कॉल्ड एज अ एसआरएनए। टीआरएनए को पहले कहा जाता था एज अ एसआरएनए, एज अ सोल्यूबल आरएनए, एंड वाज नोन बिफोर द जेनेटिक कोड वाज पोस्टुलेटेड। याद रखना, टीआरएनए को काफी पहले से जाना जाता था, लेकिन पहले से बोलते थे एज अ एसआरएनए। बाद में इसको टैग किया गया था टीआरएनए जब लोगों को पता चला कि इसका काम क्या होता है। When people realize कि अच्छा टीआरएनए का तो कुछ अलग ही काम है, सो वो टाइम पे उसको एक अलग सा नाम मिला गया यहाँ पे, दैट वाज माय एसआरएनए, सॉरी दैट वाज माय टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइट। सो ये आपका ट्रांसफर करता है अमाइनो एसिड को एमआरएनए की तरफ, और इसके वजह से ही ट्रांसलेशन हो पाता है। तो यू कैन सी अगेन यहाँ पे फ्यू थिंग्स आर बीन शोन टू यू मल्टीपल टाइम्स, ताकि आपको याद हो जाए कि कहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए। 3' एंड पे यू विल हैव द अमाइनो एसिड ऑलवेज। और याद रखना टीआरएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, वो तो इसने कॉइल कर लिया ना अपने आप को, इसलिए वो ऐसा बन गया है। तो ये भी याद रखना कि टीआरएनए डबल स्ट्रैंडेड आपका नहीं है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है। वो तो अपने आप को कॉइल कर लिया उसने इस तरीके से। दिस इज व्हाई यू कैन सी सच काइंड ऑफ लूपी लाइक स्ट्रक्चर। So tRNA has an anticodon loop that has a base complementary to the code, and it also has a amino acid acceptor arm. Amino acid acceptor arm मतलब आप मेरा 3' वाला end. So 3' वाला जो मेरा end root है वो मेरा होता है amino acid acceptor arm, right? With which the amino acid are going to bind. इनके साथ ही amino acid मेरे यहाँ पे bind करेंगे। तो ये एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। और याद रखना tRNA are specific for each amino acid. ऐसा नहीं है कि एक ही टीआरएनए को सारा काम करना होता है। एवरी टीआरएनए इज गोइंग टू बी देयर फॉर एवरी अमाइनो एसिड। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। सो यहाँ बहुत सारे होते हैं टीआरएनए आपके पास, ये भी दिमाग में उठा लो, राइट। सो फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए दैट रेफर टू एज अ इनिशिएटेड टीआरएनए। ये हम बाद में देख लेंगे व्हेन विल डू द योर ट्रांसलेशन। और याद रखना देयर इज नो टीआरएनए फॉर माय स्टॉप कोडॉन। मेरे स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता। जो स्टॉप कोडॉन हमने यहाँ पे देखे थे which were my UAA, UGA and UAG, इनके लिए कोई टीआरएनए होता नहीं है। तो जैसे ही स्टॉप कोडॉन आया, जैसे ही एमआरएनए के अंदर आपका स्टॉप कोडॉन आ गया, आपका ट्रांसलेशन खत्म। जैसे ही आपका स्टॉप कोडॉन आता है आपके एमआरएनए के अंदर, यू विल फाइंड आपका ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है जो आप आगे पढ़ोगे। सो अभी के लिए टीआरएनए को लेकर आप इतनी बात याद रख लेना। दीज आर द इंफॉर्मेशन आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर। अब अगर इतना याद रख सकते हो तो एक और चीज यहाँ पे याद रख लो। You have an enzyme, amino acyl synthetase। एक आपके पास यहाँ पे एंजाइम है जिसका नाम है आपके यहाँ पे अमाइनो असाइल सिंथेटेज। अब अमाइनो असाइल सिंथेटेज इज द नेम ऑफ द एंजाइम। ये एक आपका एंजाइम है और ये एंजाइम करता क्या है? सो दिस इज गोइंग टू बी एंजाइम, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी एंजाइम। ये एंजाइम एक्चुअली हेल्प करता है टीआरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड को अटैच करने के लिए। This enzyme actually helps in attaching the amino acid onto the tRNA. तो अगर ये मेरा यहाँ पे अमाइनो एसिड है तो इसको अटैच कराया जाएगा टीआरएनए के ऊपर। इट हैज टू बी अटैच्ड टू टीआरएनए ना, वो करने का काम होता है मेरे इस एंजाइम का। सो लेट मी जस्ट मेक tRNA over here. You have a 3', you have a 5', और 3' पे जो मेरा अमाइनो एसिड यहाँ पे अटैच करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये जो जाके यहाँ पे अटैच होगा, ये जाके यहाँ पे बाद में यहाँ पे आ गया अटैच हो जाएगा।
ये अटैचमेंट कराने के लिए ये एंजाइम आपकी मदद करता है। तो ये एंजाइम का नाम याद रखना, जब अगली बार हम लोग मिलेंगे तो ये एंजाइम का जिक्र करेंगे तो यू शुड बी लाइक हाँ हमने सुना ये एंजाइम। सो अमीनो एसिड टीआर सिंथेसिस इज गोइंग टू प्ले द रोल इन अटैचिंग द अमीनो एसिड टू द टीआरएनए। इट्स अ वेरी सिंपल वे ऑफ सेइंग दैट, attaching the amino acid to tRNA। उसे हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ tRNA, इसको हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ tRNA is when the help of the enzyme, but something you will see that later। ठीक है, अभी के लिए एंजाइम का नाम याद रखना ताकि आपको मालूम रहे। नाउ सो दिस समथिंग वी हैव डन। अब एक और बात सुन लो यहाँ पे कि आपका जो tRNA होता है इट विल लुक लाइक अ क्लोवर लीफ। इसका जो शेप आपका होगा यहाँ पे इट इज गोइंग टू लुक लाइक अ क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में देखा होगा, सो लेट मी जस्ट शो यू दैट। या फिर कई बार इवन इट लुक्स लाइक अ इन्वर्टेड एल। सो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ tRNA इज गोइंग टू लुक लाइक अ इन्वर्टेड एल और इट लुक्स लाइक अ क्लोवर लीफ। ये एक बार क्वेश्चन या स्टेटमेंट आ चुका था, सो यू हैव टू नो दिस। इस तरीके से दिखता है आपका क्लोवर लीफ। क्या आप लोगों ने क्लोवर लीफ देखा है, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That is something I think very commonly seen, कभी ना कभी देखा होगा। So this is how it is going to look like। And ये है आपका tRNA with all the nucleotides over there। याद रखना एंटीकोडॉन is there on the एंटीकोडॉन लूप के अंदर। एंड इनके भी अलग अलग रोल्स होते हैं, DHU के भी रोल होते हैं, लेकिन आपको नहीं सीखने ये सारे रोल्स अभी आपके यहाँ पे। सुडोयूरिन क्या करा, यू डोंट हैव टू नो ऑल दोस थिंग्स। बेसिकली होता क्या है ना, जो आपका tRNA बनता है, tRNA ऑल्सो अंडरगोस प्रोसेसिंग। सो tRNA ऑल्सो अंडरगोस प्रोसेसिंग, तो इसलिए आपको कई अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड आपको यहाँ पे दिखेंगे। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे डी लिखा हुआ है। डी क्या होता है डी तो मैं पढ़ा भी नहीं था, राइट। सो डाई यूरिडिन नाम का एक न्यूक्लियोटाइड आपके यहाँ पे लगा के रखा हुआ है इन लोगों ने यहाँ पे, राइट। सूडो यूरिडिन नाम का यहाँ पे आपको न्यूक्लियोटाइड लगा के रखा हुआ है जिसको साई नाम से टैग किया हुआ है। सो यू हैव डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हैव बीन डन ओवर हियर एंड दे हैव बीन डन। ये करे जाते हैं बिकॉज दे हैव अ रोल टू बी प्ले, बट हम उसे नहीं सीखते यहाँ पे, ठीक है। सो इतनी बात आप यहाँ पे याद रखना, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो, बस। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ माय tRNA। तो इतनी कहानी आपको याद रखनी है, बाकी कुछ रहे ना रहे इतना याद रखना है इसके अंदर याद, बिकॉज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि कौन लेके आ रहा है अमीनो एसिड को, कौन हेल्प कर रहा है ट्रांसलेशन के अंदर टू ब्रिंग द अमीनो एसिड, योर आंसर विल बी सिंपल, tRNA। tRNA helps in the transferring of the RNA amino acids and this will play a very vital role during the ट्रांसलेशन। सो ये चीज आपको क्लियर कट मालूम होनी चाहिए। कहाँ पे बिठा रहा है अमीनो एसिड को, योर आंसर शुड बी ऑन 3' एंड के ऊपर। 3' एंड पे आप अमीनो एसिड को वहां पे बिठाते हो, अटैच कराते हो। कौन करा रहा है अटैच, अमीनो एसिड सिंथेटेज। दिस इज द एंजाइम व्हिच इज गोइंग टू डू दैट जॉब। So these are the few things I want all of you to remember। अगर आपसे कोई पूछे कि tRNA के अंदर you have an anticodon loop, वहां पे एंटीकोडॉन होगा, वो किसके साथ बेस पेयरिंग करेगा, ऑन द कोडॉन। कहाँ पे कोडॉन, ऑन द mRNA। दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर ऑल द टाइम, ठीक है। सो आई एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों से कि आप इतनी इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पे याद रखोगे। अब एक काम करते हैं, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देयर आर नो tRNAs फॉर, अब इसके लिए हैंड रेज करना, देयर आर नो tRNAs फॉर 1 2 3 4। फटाफट अपना हैंड रेज करिए एंड टेल मी द आंसर ओवर हियर। बताइए मुस्कान, क्या होगा इसका आंसर। Sir, Sir, option it's B. स्टॉप कोडॉन, राइट। स्टॉप कोडॉन विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर, बिल्कुल स्टॉप कोडॉन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। देयर इज नो tRNA फॉर द स्टॉप कोडॉन। देन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA लुक्स लाइक, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपका tRNA का होता है वो किस तरीके से आपको यहाँ पे दिखता है, इसका आंसर मिल गया हम सबको। दैट इज गोइंग टू बी अ क्लोवर लीफ लाइक। सो tRNA इज ऑलवेज गोइंग टू लुक लाइक अ क्लोवर लीफ। देन नाउ दिस क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोगों को असाइनमेंट के अंदर, काफी लोगों को इसमें दिक्कत आ रही है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, राइट। सो मेनी पीपल हैव अ कंफ्यूजन इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को पहले हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या करा जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन देखने के पहले मुझे ये बताओ, आज के अभी तक के पोर्शन के अंदर हमने क्या क्या देखा है अभी तक। वी हैव सीन द रोल ऑफ द साइंटिस्ट, हमने साइंटिस्ट के रोल यहाँ पे देखे। हमने जॉर्ज गेमो के बारे में समझा हमने यहाँ पे। वी हैव सीन अबाउट द हरगोबिंद सिंह के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा, राइट। हरगोबिंद खुराना के बारे में यहाँ पे पढ़ा। वी हैव टॉक्ड अबाउट द मार्शल नाइनबर्ग, राइट। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द सर्वो ओकाई। तो ये सारे साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन क्या थे वो आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे, राइट। और कुछ नहीं जानना उन्होंने क्या किया, तो आपको याद रखना है, राइट। एंड देन वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज जेनेटिक कोड, साइलेंट फीचर्स एंड देन द tRNA। ये चीज हमने यहाँ पे करी है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, कि इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर क्या निकलेगा। तो जब आपके पास ये कोडिंग स्ट्रैंड देकर रखा हुआ है, एक तो इसको डायरेक्ट करने का भी तरीका होता है कि आप इसका डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाओ विद द कीपिंग योर इंस्टेड ऑफ थायमिन यू कीप द यूरासिल। या फिर आप एक चीज यहाँ पे करो,
अगर आपका कोडिंग स्टैंड आपने देख रखा हुआ है तो क्या करना है आपको, बनाना है आपका टेम्पलेट स्टैंड। अगर आपके पास कोडिंग स्टैंड आपके यहाँ पे देख रखा हुआ है आपके पास इन लोगों ने, तो कोडिंग स्टैंड में से तो आप बनाओगे नहीं mRNA, सिंपल सी बात है। कोडिंग स्टैंड यूज करके मैं अपना mRNA यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, दिस इज माय कोडिंग स्टैंड। तो पहले मैं क्या करूंगा, आई विल मेक द टेम्पलेट स्टैंड फॉर दिस। और टेम्पलेट स्टैंड मेरा यहाँ पे बन सकता है समथिंग लाइक TAAGCTAC, ये बन गया मेरा यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड। अब जैसे मेरा यहाँ पे टेम्पलेट, याद रखना कोडिंग स्टैंड में से आपने पहले बनाया आपके यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड। अब जैसे मेरा यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड बन गया तो उसके बाद में इसमें से मेरा mRNA में बना सकता हूँ। नाउ आई विल हैव ओवर हियर व्हाट, आई विल हैव ओवर हियर AUUCGAUG. This sequence is a sequence of my mRNA. ये मेरा सीक्वेंस ऑफ माय mRNA। यही तो करना था आपको। अगर आपको कोडिंग स्टैंड लेकर रखा हुआ है आपका वहां पे, तो आप सारा लोड मत लो, एक सिंपल तरीके से अपना एक टेम्पलेट बना लो उसका, विच इज अ कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड, जो आपने यहाँ पे बेसिकली आपने यहाँ पे डीएनए पूरा बना लिया आपने यहाँ पे अपना 2 स्टैंड का, एंड देन उस कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड जो आपने बनाया 3' 5' वाला, उसका बना लो आपने यहाँ mRNA। सो यू विल फाइंड, यहाँ पे बन जाएगा। सो यू विल फाइंड ऑप्शन डी बनेगा मेरे यहाँ पे करेक्ट आंसर। जिन लोगों से सवाल नहीं हो पाया था, क्या आप लोगों को ये कहानी समझ आ रही है, व्हाट आई एम टेलिंग यू ओवर हियर, हाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। मुस्कान, इसमें डाउट था कुछ? सर मुझे ये थर्ड स्टेप समझ नहीं आया। थर्ड स्टेप समझ नहीं आया? देखो मुस्कान, पहले तो ये देख लो कि मैंने इतना समझ आ गया ना कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे को मिला था क्वेश्चन के अंदर, मुझे मिला था मेरा कोडिंग स्टैंड। कोडिंग स्टैंड बेसिकली कोई काम का होता नहीं है इन रियल सेंस, आप जानते हो कोडिंग स्टैंड से आप आरएनए बनाते नहीं हो, राइट? कोडिंग स्टैंड यूज करके लेकिन मैं अपना यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड बना सकता हूँ। कोडिंग स्टैंड यूज करके मैंने टेम्पलेट स्टैंड मेरा यहाँ पे बना दिया। अब जब मैंने यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड मैंने यहाँ पे मेरा बना दिया, मुझे करना क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है आपको, पूछा हम लोगों ने दैट कोडिंग स्टैंड ऑफ डीएनए इज गोइंग टू बी दिस, देन द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन mRNA विल बी व्हाट। तो उन्होंने पूछा आपसे कि यार mRNA बनाओ आप यहाँ पे। तो एक बात बताओ आप लोग मुझे, जब आप mRNA बनाते हो तो आप यूज करते हो डीएनए के अंदर कौन सा वाला स्टैंड, 3' से 5' वाला स्टैंड यूज करते हो, और वो आपका कौन सा होता है? दैट इज माय टेम्पलेट स्टैंड होता है वो आपका। उसको ही मैंने यहाँ पे यूज किया, और टी के सामने मैंने क्या किया, यहाँ पे ए लगाया, वो तो यही आएगा यहाँ पे। ए के सामने यहाँ पे टी नहीं आएगा, यूरेसिल आएगा, क्योंकि मैं mRNA बना रहा हूँ यहाँ पे, आई एम मेकिंग mRNA आउट ऑफ हियर। सो ए के सामने मेरे यहाँ पे यू आएगा, वापस ए के सामने मेरे यहाँ पे यू आएगा, जी के सामने सी के सामने जी, वापस से टी के सामने तो ए ही आएगा, अगेन ए के सामने यहाँ पे आएगा यूरेसिल, एंड देन यू हैव सी के सामने जी। सो दिस इज हाउ आई विल बी फाइंडिंग, मेरा mRNA मेरे यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। मुस्कान, समझ आया हमने यहाँ पे क्या किया थर्ड स्टेप के अंदर? यस सर। और कोई भी फोर्सफुली यस मत बोलना क्लास में, अगर नहीं आ रहा तो बोलोगे अरे नहीं सर नहीं आ रहा। सो जस्ट लेट मी नो एट ऑल दैट इज द केस, ठीक है? दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे था ना, इसके अंदर ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है। इसके अंदर उन्होंने आपको ये पूछा है द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन द डीएनए, डीएनए का यहाँ पे आपको सीक्वेंस दे दिया, कुछ कोडिंग कोई चीज यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई, तो आपको सीधे इसको ही यूज करके आपका mRNA बनाना है। सीधे सीधे इसको देखो यहाँ पे उन्होंने, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन पूछा ना आपसे कि डी का स्टैंड आपका यहाँ पे ये है, देन द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन इट्स ट्रांसक्रिप्ट विल बी व्हाट। तो अगर आपको यहाँ पे देख रखा हुआ है GCTTA GGCAA, अगर ये डीएनए का स्टैंड देकर रखा हुआ है और उन्होंने आपसे डायरेक्ट पूछा कि बनाओ इसका mRNA, राइट, बनाओ कि इसका ट्रांसक्रिप्ट का क्या होगा, बेस सीक्वेंस क्या होगा, मतलब वो mRNA आपसे पूछ रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट बना दो, डायरेक्ट इसको देख के mRNA बना दो। सो विल हैव अगेन व्हाट, you have a C, G, you'll have A, you'll have U, C, G, you have U। बन गया आपका स्टैंड यहाँ पे, ये दिस mRNA का स्टैंड, ठीक है? सो दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन। क्या आएगा मेरे यहाँ पे? ऑप्शन सी बन जाएगा मेरे यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पैनिक नहीं होना, ऐसे क्वेश्चन नीट में आएंगे, बल्कि तो सिंपल है, वो थोड़े कॉम्प्लेक्स पूछेंगे। चलो अगला क्वेश्चन आप बोलो, बोलो बेटा बोलो। सर हम थायमिन की जगह यूरेसिल करते हैं ना? हाँ, तो जहाँ पे भी हमें थायमिन लगाने वाला था, जहाँ पे भी हमारा थायमिन लगने वाला था, वहां पे हमने यूरेसिल लगाया है। एडेनाइन के सामने क्या आता है? थायमिन आता है। तो अगर मेरा डीएनए के अंदर यहाँ पे बेस पे अगर मेरा एडेनाइन है, तो सामने थायमिन की जगह आएगा मेरा यहाँ पे यूरेसिल, क्योंकि मैं आरएनए बना रहा हूँ। वही मैंने किया ना मेरा यहाँ पे, खत्म। चलो अब ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, खुद से हैंडल्स करिए, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से एंड देन रेज योर हैंड।
तब तक मैं अपनी कॉफी पीता हूँ. So take your time and then raise your hand. What will be the answer in this? Match the following. RNA polymerase with their transcribed product. Simple है, देखो ध्यान से and then quickly tell you the answer. तो हैंड रेस किया बस 2 लोग. अरे ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे will work? ओके, बताइए प्रियांशी क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी. प्रियांशी कह रही है यहाँ पे ऑप्शन सी. हम और भी पूछ लेते लोगों से. वर्षा रानी क्या लग रहा है आपको इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी. अंशिका शर्मा आपको क्या लग रहा है? सर सी ऑप्शन. सी ऑप्शन यहाँ पे सी आंसर है. आरएनए पॉलीमरेज 1 विल मेक योर आरआरएनए. आरएनए पॉलीमरेज 2 आपको बनेगा आपका एचएनआरएनए. दैट इज नथिंग बट मैं आल्सो नोन एज योर एमआरएनए. इसको हम इवन कह सकते हैं एज एमआरएनए. एंड आरएनए पॉलीमरेज 3 इज गोइंग टू मेक योर समथिंग लाइक योर 1. दैट्स गोइंग टू बी योर टीआरएनए. सो यस, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर. ये करके बता दो अब आप लोग. आपके सामने देखो यहाँ पे क्या क्या उन लोगों ने ये दिया हुआ है आपके सामने. कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग स्टैंड आपके सामने यहाँ पे लगा के रखा हुआ इन लोगों ने. यू हैव टू टेल अस व्हाट विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द एमआरएनए. तो अगर कोडिंग स्टैंड मेरा यहाँ पे ये है तो एमआरएनए का सीक्वेंस यहाँ पे आपका क्या बन के आएगा. सो देखो ध्यान से एंड देन टेल मी व्हाट इज द आंसर हो रहा है. बताइए आयुष क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन ए. ऑप्शन लग रहा है. पीयूष आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. दीप्ति आपको क्या लग रहा है? सर ऑलराइट, आई गेस सब लोग यहाँ पे ए से एग्री कर रहे हैं. तो इसको मैं पूरा अनफोल्ड करता हूँ इसको. तो यहाँ मैं यहाँ पे सीक्वेंस में लगाते हैं. सो यहाँ कोडिंग सीक्वेंस ए जी जी टी ए टी सी जी सी सी ए टी. ये ना मेरा सीक्वेंस. दैट इज अच्छा गलत क्या ना. अच्छा राइट, सी मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया यहाँ पे. ओके ओके. जी सी ए टी. That's it. Okay, ठीक है. So now what I'll be doing here is ये मेरा यहाँ पे सीक्वेंस बन चुका है. Now let's say this is my coding sequence. ये मेरा यहाँ पे है coding sequence. इसका मैं बनाता हूँ मेरा template stand. You can do it directly as well, but let's make a template stand over here. You can make like T C C A T A G C G T A. तो मैंने यहाँ पे मेरा टेम्पलेट स्टैंड बना दिया. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि जब आप टेम्पलेट स्टैंड बना रहे हो अपना यहाँ पे, तो आपने अपना डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ बनाया. आपने डीएनए के दोनों स्टैंड आपने यहाँ पे बना लिया. अब आप क्या कर लो कि आपने टेम्पलेट स्टैंड को यूज करके यू कैन मेक योर एमआरएनए ओवर हियर. So now what you can do, if I told you to make the, if I ask you to make the mRNA out of this, then what will happen? So you'll have again, you'll have A G G. यहाँ पे आपका आएगा U. देखो यहाँ पे थायमिन होना चाहिए था, वहां पे आएगा आपका यूरेसिल. Then again you'll have adenine over here. Again यहाँ पे थायमिन होने वाला था, लेकिन आपके यहाँ पे आएगा यूरेसिल. You have C G C. You will have A and again you will have a uracil over here. So now you can see आपका जो सीक्वेंस आपका बनके आपके सामने आ चुका है. That's going to be the mRNA. This is going to be the mRNA. तो बिल्कुल सही. This is going to be your option A. अब कितना भी वो लोग घुमा के क्वेश्चन पूछे आपसे, आपसे ये हो जाना चाहिए. इनमें से कौन सा आरएनए आपका सबसे एबंडेंट होता है एनिमल सेल के अंदर? तो मैं आपके यहाँ पे हेल्प करता हूँ. याद रखना, द मोस्ट एबंडेंट आरएनए इनसाइड द सेल इज ऑलवेज गोइंग टू बी द आरआरएनए. सो आरआरएनए आपका हमेशा रहेगा यहाँ पे एज अ मोस्ट एबंडेंट आरएनए. सो आरआरएनए इज गोइंग टू बी द मोस्ट एबंडेंट आरएनए. दिस वन. ये आपको राइबोसोम्स के अंदर भी आपको मिल जाता है और ये सबसे ज्यादा उनको मिलता है आपके सेल के अंदर. सो इसका आंसर आपका हमेशा आएगा आपको ऑप्शन डी. तो ये आपको अगर मालूम नहीं है तो याद रखना आपसे. दिस आरआरएनए विल बी द मोस्ट एबंडेंट. इसका आंसर हैंड पे बताओ. स्प्लाइसोसोम आर नॉट फाउंड इन विच काइंड ऑफ सेल? स्प्लाइसोसोम कौन से सेल में आपको देखने नहीं मिलते हैं? बताइए वर्षा रानी क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, मुस्कान गुप्ता तब आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी. आपको यहाँ पे सी लग रहा है. शगुन क्या लग रहा है आपको? बैक्टीरिया. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी आपको यहाँ पे सही आंसर है. बिल्कुल सी बात है. स्प्लाइसोसोम आर नॉट फाउंड इन द सेल्स ऑफ द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के अंदर आपको स्प्लाइसोसोम देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा. बिकॉज शगुन क्यों नहीं मिलेगा उसके अंदर स्प्लाइसोसोम? बाय द वे क्यों नहीं मिलेगा उसके अंदर? क्यों ऐसा? व्हाई?
पूजा आप बताइए, व्हाई यू डोंट हैव स्प्लाइसोसोम्स इन द बैक्टीरियल सेल? तो स्प्लाइसोसोम है ना, वो स्प्लाइसिंग में होता है, और स्प्लाइसिंग है ना वो आरएनए प्रोसेसिंग में होता है, जो यूकैरियोटिक्स होते हैं। बहुत बढ़िया, राइट, यू वोंट फाइंड दैट हैपनिंग इन द बैक्टीरिया, यस, इनमें डायरेक्टली आप करते हो अपना ट्रांसलेशन, ठीक है, सही है। ओके, इसका आंसर देख लो, खुद से देख लो, खुद से पढ़ो इस क्वेश्चन को, मैं रीड नहीं करूंगा, उससे काफी हेल्प मिल जाती है, एंड देन टेल मी द आंसर ओवर हियर। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज catalyzes transcription of one strand of DNA which is called पढ़ ही दिया मैंने ऑलराइट। दीप्ति क्या लग रहा है इसका आंसर? ये जो बाकी भी पढ़ लो आराम से, टेक योर टाइम, पढ़ लो। बताइए सना, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। ना यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहे हैं, देन मुस्कान कुमारी, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ऑलराइट, ठीक है, एंड एक और आंसर हम ले लेते हैं यहाँ पे। शिखा बताइए। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल, उन्होंने आपसे सिंपल तरीके से यही पूछा है कि आपको जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, जिसका पूरा नाम है आपका यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, catalyzes the transcription of one strand of DNA which is called, that is your template strand। बिल्कुल सही, +4। ये क्वेश्चन ये भी कर दीजिए। So which what will be the sequence of mRNA produced by a following stretch of DNA? आपके पास ये डीएनए का आपके पास स्ट्रैंड है, उन्होंने आपको दोनों देख रखे हुए, आपके यहाँ पे टेम्पलेट कोडिंग दोनों देख रखा हुआ है, उन्होंने बोला कि ये डीएनए है, आप बना के दो मेरा यहाँ पे mRNA। सब लोग करिए, सबको ये करना पड़ेगा, बड़ा आसान सा सवाल है, एंड यू हैव बोथ द स्टैंड। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा स्टैंड आप इसमें से यूज करेंगे अपना mRNA बनाने के लिए। पूरा करने की जरूरत भी नहीं होती, वो आधा करके आपको आइडिया मिल जाता है कि क्या होगा इसके अंदर आपका आंसर। ओ प्रिंस कर दिया, बताइए प्रिंस क्या होगा इसका आंसर? सर डी। प्रिंस आर टेलिंग मी ऑप्शन डी। डी कह रहे हो या बी कह रहे हो? बैटमैन वाला बी कह रहे हो या डेलर डी कह रहे हो? सर डी। राइट, ओके, ऑलराइट। पीयूष क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। बी या डी? बी। यू आल्सो डी? ओके, नो सर बी। अच्छा, बैटमैन वाला बी बोल, पीयूष बोलना। बैटमैन वाला। सर मेरा भी ऑप्शन बी। बैटमैन या डेली, कौन सा? बैटमैन। मुस्कान क्या लग रहा है आपको? सर मेरा तो ऑप्शन सी आ रहा है। ऑप्शन सी आ रहा है। मिसबा आपका क्या आ रहा है? ऑप्शन बी। मिसबा डेली है और बैटमैन, विच वन? बैटमैन। सब देख लो यहाँ पे क्या सीन है। पहले एक बात कि अगर आपका ये डीएनए स्टैंड आपको देख रखा, आपको अगर डीएनए मॉलिक्यूल देख रखा हुआ है, आप 3' से 5' वाला जो आपका सीक्वेंस है, इसे आप यूज करोगे यहाँ पे एज अ टू मेक द mRNA। ये बात आप समझ पहली बात यहाँ पे, इस सीक्वेंस को, दिस इज द टेम्पलेट स्टैंड, इसको हमने यूज करना है टू फॉर्म द mRNA। पहले ये बात याद रखना सब लोग कि आप जब आपको डीएनए स्टैंड आपको मैं देता हूँ कभी सामने, सो 3' से 5' वाला जो स्टैंड होता है उसको आपने यूज करना है टू मेक द mRNA। अब इसको हम क्या करना, क्या अब हम करेंगे क्या ना, इसका बनाएंगे mRNA विच विल बी, हम इसके ऊपर ही बनाते हैं, सो हमें ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। सो लेट्स मेक mRNA अबव दिस। सो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एडेनाइन के ऊपर आपका यहाँ पे आएगा, आपका थायमिन तो आ नहीं सकता क्योंकि हम बना रहे हैं यहाँ पे हमारा mRNA, सो यू विल हैव अ यूरैसिल ओवर हियर, ठीक है। थायमिन के ऊपर आपका यहाँ पे क्या आएगा, यू विल हैव द एडेनाइन, ये तो आपका ये आ जाएगा यहाँ पे, जी के सामने आपका आएगा यहाँ पे सी, ये सी के सामने आपका यहाँ पे आएगा जी, देन एडेनाइन के सामने अगेन यू विल हैव अ यूरैसिल ओवर हियर, टी के सामने यहाँ पे आएगा ए, जी के सामने वापस आएगा आपके यहाँ पे सी, अगेन यू विल हैव अ जी ओवर हियर, you will have U, A, C, G, again U, you will have A, and you will have a C। ये है मेरा mRNA का सीक्वेंस। अब ऑप्शन में अपना देख लो, बट ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता ना फिर तो। हाँ हाँ, मतलब ऑप्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सो यू हैव UAC GUA, ठीक है, UAC
GUA आपका यहाँ पे बन जाए। अब आप यहाँ पे देखोगे UAC GUE तो यहाँ पे बन जाए, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन देखो ना, डायरेक्शन यहाँ पे गलत है। डायरेक्शन आपके यहाँ पे 3 से 5 आ रहा है। आपका mRNA हमेशा बनेगा फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर। तो इसलिए जिन लोगों ने भी बैटमैन का नाम लेके ऑप्शन बी यहाँ पे बोला था, उनका आंसर यहाँ पे सही है। दे आर ऑल गोइंग टू बी हैविंग द करेक्ट आंसर, राइट। बिल्कुल आपका सीक्वेंस आपका मैच हो रहा है। CGU आपका यहाँ पे आ गया, UAC, राइट, यू विल फाइंडिंग CGU एंड देन वी हैव ACG आपको पहले यहाँ पे आएगा, राइट, देन यू हैव UAC। सो यस, ऑप्शन बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस। सो ये बनेगा एज अ करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन तो सही करने हैं। क्या सबको समझ आया यहाँ पे क्या हुआ? मुस्कान एंड एवरीवन समझ आई यहाँ पे हमने क्या किया? Yes. Yes, sir. जितने Yes, समझ- sir. तो होना चाहिए था ना क्या बेटा वापस बोलना। सर, यहाँ पे तो 3 days और 5 days होना चाहिए था। आपने 5 days और 3 days नहीं किया है। देखो, सुनो। आपका जो mRNA बनता है, देखो पहली चीज हमने हमारा टेम्पलेट हम यूज करेंगे, हमारा यहाँ पे ये वाला 3 से 5 वाला DNA वाला टेम्पलेट हम यूज करेंगे। इसको देख के मैं बनाऊंगा मेरा mRNA। और याद रखना हमेशा mRNA आपका हमेशा बनेगा फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन। तो अगर ये इस डायरेक्शन में आपके यहाँ पे बन रहा है mRNA मेरा यहाँ पे, तो ऑप्शन बी ही बनेगा ना मेरे यहाँ पे करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी और सी में पता है यहाँ पे फर्क क्या है? डायरेक्शन का फर्क है। ऑप्शन बी एंड सी के अंदर डायरेक्शन का फर्क है, और ऑप्शन बी के डायरेक्शन यहाँ पे सही है। योर mRNA विल ऑलवेज बी प्रोड्यूस इन 5 से 3 डायरेक्शन के अंदर, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सी में क्या हुआ है? 3 से 5, ये गलत है। इस डायरेक्शन में आपका mRNA कभी नहीं बनता। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है जिनका ये सवाल था? Yes, sir. तो ये कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए। कुछ और भी क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा इन सम टाइम, सो प्लीज मेक श्योर यू सॉल्व देम एज वेल। आज के लेक्चर में जो हमने किया ना, उसका याद रखना, उसमें वेटेज जो थोड़ा बहुत रहता है वो आपका रहता है। एक तो जेनेटिक कोड को आप देख लेना एक बार अच्छे से, दैट कैन बी हेल्पफुल एट टाइम्स। उसके साइलेंट फीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड देन यू हैव योर tRNA की कहानी, उसमें से समटाइम यू गेट अ स्टेटमेंट आउट ऑफ दैट, सो यू मे जस्ट रिमेंबर दोस थिंग्स। म्यूटेशन वाला पार्ट इज वेरी सिंपल, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस विद एनसीईआरटी। सारी स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी की ही थी। रात को सोने के पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़ के सोना, सो आपको ये सारी स्टेटमेंट जो आपको यहाँ पे बताई गई है, यू कैन हैव अ ग्रिप ऑन देम। हम लोग जब वापस मिलेंगे, सो वी विल स्टार्ट विद द ट्रांसलेशन। तब हमारा मेन टॉपिक आएगा ट्रांसलेशन। एक बार आप ट्रांसलेशन समझ गए, देन उसके बाद जो इसमें रहता है, इट्स अ वॉक इन अ पार्क। Translation is the only thing where you have to like pay slightly more attention, because एनसीईआरटी में इतना डिटेल में वो एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, so you have to be slightly attentive in the class। वो एक बार आपने सीख लिया, then बाकी सब तो it's all peace। So that is something we have done। एक बार ये जो हमने किया था आज की क्लास में, एनसीईआरटी से पढ़ जाओ और कुछ मत करो, बस एनसीईआरटी को पकड़ो, पढ़ जाओ, बस that's it। It won't take more than 15 minutes। 2 ही पेज है उसमें, उसे एक बार देख लो, बस उतना कर लो। बाकी we are done with the lecture। We'll catch you again on Saturday, and then we'll do few things। I think Saturday you might not have a class with me, possibly। Alright, ठीक है, देखते हैं। Alright, अब किसी के अगर कोई कंसर्न हो, कोई दिक्कतें हो,